बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाजरीन, ये प्रोग्राम हमारे जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर के जो हमारे अहबाब हैं, आज़ाद कश्मीर के और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान और हमारे कश्मीर के वो जो लोग जो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क़याम पज़ीर हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने ख़ानदानों को पाल रहे हैं। हमारे लोग इस वक्त जो बिलखुसूस कश्मीर और रियासत के जो लोग हैं वो हर जगह, हर गली, हर मुल्क, मिडिल ईस्ट में हर जगह पे फैले हुए हैं। हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और ये जो प्रोग्राम है, मैं ये समझता हूँ कि हम रियासत के लोगों को जोड़े रखने का सच टीवी का ये एक बड़ी मेहरबानी है कि इस मैनेजमेंट ने हमें ये प्रोग्राम दिया हुआ है, ये वक्त दिया हुआ है और इस वक्त में इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, मैं आपकी तवज्जो जो हमारे वो लोग जो एक अरसा से बैरून मुल्क, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, यानी दुनिया के हर जगह पर मौजूद हैं और बड़े अच्छे कारोबार करते हैं, अच्छी मुलाजमतें करते हैं, अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छे प्रोफेशनल सीनियर लोग हैं। वो तालीमी इस इंडस्ट्री में भी हैं, वो मेडिकल इंडस्ट्री में भी हैं, वो दूसरी इंडस्ट्रीज में हैं, लेकिन वो स्किल्ड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। मैं उनसे आज ये गुजारिश करूंगा कि हमारा मुल्क, जिस मुल्क ममलकत पाकिस्तान जिसमें हम क़याम करते हैं, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क को हम 75 सालों से ये देख रहे हैं कि ये सवाए इमदाद के ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है, ये इमदाद के बगैर चल ही नहीं सकता। हमारे रियासत के लोग जो आज़ाद कश्मीर में हैं या मकबूजा कश्मीर में हैं, उनकी जो चूँकि उनकी एक डिस्प्यूटेड सूरत हाल है और उनकी जो देखभाल है, उनका जो इलाज मुआवजा है, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आज तक हमारे यहाँ बिल्डिंगें तो बहुत नज़र आती है, लेकिन बिल्डिंगों के अंदर जब जाएंगे तो लोहे के बिस्तर पड़े हुए मिलते हैं और उस पर मरीज जो है वो वहाँ रखने के काबिल नहीं है। वहाँ का जो इक्विपमेंट है वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ मेडिसिन है नहीं, यानी हॉस्पिटल इमारतें हैं लेकिन इलाज मालजे का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब इस इंतज़ाम को हम किस तरह से रिस्टोर करें, किस तरह से आगे ले जाएं, इन लोगों, वो जो मरीज हैं हमारे जो अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं, उन तक आप जो हमारे कश्मीरी जो बैरून मुल्क में मुकीम है, किस तरह से आप अपनी डोनेशन जो है उन तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका हो सकता है कि आपके चंद पैसे जो है आपकी कमाई के वो उन बीमारों तक पहुँच सके। मैं अभी ये दिखाऊंगा कि नीलम में, आज की तारीख में भी नीलम में एक मरीज है जिसको आज के इस तूफानी बर्फ में किस तरह से अपने कंधों पर उठाकर तो वो लोग अपने अस्पताल उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चारपाई वाला, ये जो ले जाने और लाने वाला ये तरीका था, मेरा ख्याल है कि आज से 50, 60, 70 साल, 80 साल पुराना है और वो आज तक उसी तरह बहाल है। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन हमारा वो चारपाई, वो लोगों, वो बीमार को चारपाइयों पर उठा कर अस्पतालों तक पहुँचाने का निज़ाम जो है वो बदस्तूर उसी तरह से कायम है और उसको बदलने की कोशिश हम आज तक नहीं कर सके, हमारी हुकूमतें नहीं कर सकी। हमारे जो MLAs हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो इस निज़ाम को बदली करने में कामयाब नहीं हो सके। मेरी अपील है इस प्रोग्राम की तासत से अपने कश्मीरियों से कि जो बैरून मुल्क में हैं, जो ठीक कारोबार करते हैं, अगर आप सारे लोग मिलकर एक गामी बुनियादों पर सिर्फ इलाज मुआवजे के लिए अगर कोई फंड कायम कर सके और वो फंड जो है हमारे इन लोगों तक पहुंच सके, उसके मैकेनिक क्या होंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसका डिस्बर्समेंट क्या होगा, ये आप जो प्रोफेशनल वहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं आप बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो अपने सेंटोरस के 22वें फ्लोर से नीचे उतरकर पहले फ्लोर पे अगर आकर बैठेंगे और वहाँ अपना दफ्तर कायम करेंगे तो अपने लोगों को मिलकर और वहाँ से निकलकर उनके बिल्कुल नज़दीक हमारा पिम्स हॉस्पिटल है, उसमें जाकर देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोग किन किन वार्डों में, किस हाल में, किस कसम पुरसी में वो एक एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 आदमी पड़े हुए हैं और उनका इलाज किस तरह हो रहा है, वो दवाइयों के लिए किस तरह तरस रहे हैं और उनके साथ जो लुक आफ्टर करने वाले लोग हैं वो बाहर फुटपाथों पर, बेंचों पर आज की सर्दी में किस तरह से बैठे हुए हैं, उनकी खुराक का क्या इंतज़ाम है, उनके पास पैसे कितने हैं, या जो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए अपने इलाकों में वो क्या इंतज़ाम है। इस हवाले से मैं अपने
जो वज़ीर आज़म हैं जो बहुत पैसा तकसीम करते हैं और अपने सियासतदानों में और अपने लोगों में उन्होंने बहुत पैसा तकसीम किया, लेकिन क्या वो ये कोशिश करेंगे कि उस पैसे की तकसीम इन बीमारों की तक पहुंच सके और इन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। मैं आज आपसे एक अपने वासफ़ अली वासफ़ साहब की लिखी हुई एक तहरीर जो है वो आप हजरात से, अपने वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शेयर करना चाहता हूँ, अगर वो सुन सकें हमारे। और वासफ़ अली वासफ़ साहब जो अपने वक्त के वली गुजरे हैं, उनकी तहरीर है। लिखते हैं, जिस पर करम है उससे कभी जिद न बांधना, वो तो करम पर चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे उड़ जाओगे। करम का फार्मूला तो कोई नहीं, इस करम की वजह ढूंढो। जहां तक मेरा मुशाहिदा है, जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर रब का करम था, उसे आजज पाया। पूरी अकल के बावजूद बस सीधा सा बंदा बहुत तेजी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सादा बात करेगा। मैंने हर साहिब करम को एहसान करते देखा है, हक से ज्यादा देता है। मैंने हर करम हुए शख्स को मुखलिस देखा, इखलास वाला, गलती को मान जाता है, माजरत कर लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पर करम हुआ है ना, मैंने उसे दूसरों के लिए फायदेमंद देखा है। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़ात से नफ़ा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए कुशादगी को रोक दे और करम करे। उसका दर्जन 13 का होता है, 12 का नहीं। अल्लाह के करम के पहिए को चलाने के लिए आप भी दर्जन 13 का अपनी ज़िंदगी में बना दें। अपनी कमिटमेंट से थोड़ा ज़्यादा आसान किया करो, नहीं तो क्या होगा, हिसाब पर चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस है, दिल के सखी के लिए कायनात खजाना है। जब जिंदगी के मामलात अड़ जाएं, समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात अड़ाए हुए हैं। आसानियां दो, आसानियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वासफ़ अली वासफ़ की ये तहरीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वासफ़ अली वासफ़ की ये तहरीर, मैं समझता हूँ कि हर ज़माने के लिए सच है, आज के लिए भी सच है। और आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि इस तहरीर को सामने रखकर अगर आप अपनी ज़िंदगी को और अपने मंशूर को अपने लोगों की खिदमत के लिए अगर आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझूंगा कि, और ये मखलूक भी समझेगी कि आप वाकई हमारे सच्चे रहनुमा इस दौर के, अल्लाह ने आपको हमें दिया, हमारी खिदमत के लिए मामूर किया। और आप जो नाजायज़ पैसे लोगों को खुश करने के लिए देते हैं, इसकी तकसीम को रोक देंगे और हकदारों तक आपकी तकसीम पहुंचेगी, तो आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसी तरह नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस में सुना है ज़्यादा मकामात पर मबनी इसराइल को इंतबाह करते हुए एक ख़ास इस्तारा इस्तेमाल किया गया कि तुमने हवाएं काश्त की है, तुम बगोलों की फसल काटोगे। इस बलीग जुमले में दो रवैये पोशीदा है। किसान वो बीज ज़मीन में बोता है तो फसल उठाता है, हवाएं बोना कार ला हासिल है। क्या कश्मीरी लीडरशिप गुज़श्ता 75 सालों से हवाओं में बीज बोह कर फसल का इंतज़ार नहीं कर रही? इसलिए कि आज तक हमारी 75 सालों में हमारे लीडरान की तरफ से जो कश्मीर की आज़ादी के लिए या जो भी तहरीक जहाँ कहीं इब्तदा की, वो आज तक हमें कामयाब होते या उसका फल अपने अवाम तक पहुँचते हुए हमने नहीं देखा। जनाब, इस बोगोले का जो लफ्ज़ है, ये उस्ताद है तबाई की निशानदेही करता है। जस्टिस शहाबुद्दीन को 1954 में मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। चौधरी मोहम्मद अली ने जून 55 में उनको गवर्नरी से हटा दिया। उनके सेक्रेटरी से रवायत है कि दफ्तर छोड़ने से पहले अपनी कलम से स्याही निचोड़कर वापस बोतल में डाल दी। सेक्रेटरी ने मुदाखला करते हुए फरमाया, सर ये बहुत ही छोटी चीज़ है। मद्रास से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस साहब ने फरमाया, बड़ी बड़ी बदअमानियाँ बहुत मामूली सी लाकानूनियत से शुरू होती है। मेरे स्मार्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या आप जस्टिस जो उस शहाबुद्दीन थे जो 1954 में बांग्लादेश के गवर्नर रह चुके हैं, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, क्या आप उनकी ज़िंदगी के अहवाल पढ़कर कुछ अपना थोड़ा सा इस अपनी इस्लाह के लिए
उनकी तहरीरें, उन लोगों को देखकर, उनके कारनामे सुनकर तो कुछ इस्लाह करेंगे। आपके इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट हैं, आपके जो वुज़रा हैं, वो किसी आम आदमी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। आपका ब्यूरोक्रेट अवामी मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है, वो मज़ीद उलझाए जा रहा है, वो मज़ीद उलझाए जा रहा है। और आपका और हमारा ये वतन जो है वो माशी इक्तिसादी लिहाज से डूब रहा है। हम अपनी इस कश्ती को डूबते हुए देख रहे हैं और आप हैं कि आप मगन हैं, आप एक दूसरे को शिकस्त देने की तदबीरें ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम पीटीआई को शिकस्त दे सकें या पीडीएम मिलकर किस तरह पीटीआई को ख़त्म कर सकती है। और पीटीआई वाले ये समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम पीडीएम को किस तरह से शिकस्त फास्ट दो चार कर सकते हैं। हर दोनों जमातें, हर दोनों ग्रुप्स जो हैं इस वक्त मैं समझता हूं कि इस मुल्क की इज्तिमाई मामलात के हवाले से खामोश हैं और वो नहीं सोचते। किसी एक ग्रुप का भी कोई थिंक टैंक इस वक्त अवाम के मसाइल के हल के लिए सामने वो अपनी तदाबीर या अपने मैकेनिक्स जो हैं या अपनी जो इस्लाह अहवाल वो जो सोचते हैं वो सामने नहीं लाते। और इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि हमारे लोग अनकरीब इस कहत का जो सामना करेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम्हारे इस मुल्क में जहाँ तुम हो यहाँ कहत आने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वही पैगाम अपनी उम्मत में जब सुना दिया तो उम्मत वाले जो मूसा के उम्मती थे उन्होंने जो अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए घर थे उन्होंने दरवाजे बंद करके तो दीवारों में सुराख कर दिए कि अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ होगा तो मैं दूसरे को भी पास ऑन करूंगा ताकि उस कहत में मेरे साथ मेरा हमसाया भी जिंदा रहे। तो जब खुदावंद कुद्दूस ने ये देखा तो कहत को टाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के हाथ जब तशरीफ ले गए तो पूछा कि रब्बिल आलमीन, तूने फरमाया था कि इस मेरे मुल्क में कहत नाज़िल कर दिया जाएगा। तो फरमाया कि तेरे लोगों ने जब आपस में मिलकर खाने का और आपस जो तकलीफें थी दूर करने का अहद कर लिया तो मैंने भी अपना जो मेरा जो प्लान था, मेरा जो कहत का हुक्म था, मैंने उस हुक्म को वापस ले लिया और अब तेरे मुल्क में कहत नहीं आएगा। लोगों, इस वक्त हम जो जिस मजबूरी और मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हमारे लोग गुर्बत की चक्की में पिसे जा रहे हैं। अब जिसकी तनख्वाह 50,000 थी उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए तो वो 50,000 रुपए वाला बजट पूरा करेगा। जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए थी उसको इस वक्त 60,000 रुपए चाहिए ताकि वो 20,000 की ज़रूरत पूरी कर सके। और इन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हमारी सियासी पार्टियाँ, हमारे लीडर, हमारे स्मार्ट वज़ीर आज़म और हमारा स्मार्ट कप्तान जो है वो इस बारे में बिल्कुल बेगर्ज है। उन्हें सोचने के लिए कोई फुर्सत नहीं है। वो एक दूसरे को इल्ज़ामात, एक दूसरे को कैद व बंद की वो जो तमाम तदाबीर है वो सोच रहे हैं। और जो हमारे हमारे जो कैप्टन हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से इन तमाम खराफात को ख़त्म करके दोबारा इक़्तिदार हासिल करूँ। हमारे इस प्रोग्राम की तवस्सुत से गुजारिश है इस हुकूमत से कि जब तक आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद नहीं कराएंगे ये मुल्क हमारा डूबता जाएगा। और अगर ये मुल्क डूब गया तो यकीन जाने आपको भी पूरी दुनिया में कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जनाब मुर्तज़ा दुर्रानी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो शामिल होंगे और हम आज की सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल, इंडिया का यूम जमहूरिया और इस वक्त जो हमारे जो इमरान खान साहब ने कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कत्ल के हवाले से उस पर डिटेल तबसरा करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मुर्तज़ा दुर्रानी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नाज़रीन, हम जिस तरह से मैंने आपसे आज गुजारिश की, तफसीलन गुजारिश की कि हमारे मुल्क में हमारे जो इस वक्त हस्पताल हैं, हमारी गुर्बत का जो आलम है, हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं या रोज़गार वाले हैं, उनकी जो इक़्तिसादी जो इस मुल्क की सूरत हाल की वजह से उनकी जो परेशानियाँ हैं उस हवाले से हमारे यहाँ कोई लीडर, कोई सियासी जमात कोई प्रोग्राम नहीं रखती। इस हवाले से सबसे पहले मैं अपने दुरानी साहब आपसे गुजारिश करूँगा। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी दुरानी साहब, इस वक्त जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है और हमारे पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान में अगर किसी एक चीज़ की कीमत
100 रुपया होगी, तो जब वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के पास पहुंचेगी तो उसकी कीमत है 130 या 140 रुपए होगी, क्योंकि जितने भी अखराजात हैं वहां पहुंचने तक, तो वो लामालाम वही कंज्यूमर जो है वो देता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लोग तनख्वाह 50,000 रुपया ले रहे थे, उनको अब कम अज कम 1,25,000 1,30,000 रुपये चाहिए उस 50,000 रुपये के बजट को पूरा करने के लिए। और जिसको 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उसको 60,000 रुपये का यानी पैकेज चाहिए, तब वो जाकर अपने उस बच्चों को एक आम ये रोटी जो है, जो मामूली रोटी सब्जी के साथ दे सकते हैं। इस हवाले से सब आपने हमारे नाजरीन के सब बताएं कि हमारा ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम इक्तिसादी तौर पर कहत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये गदेई साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है इक्तिसादी और इस्लामिक, आपने जो खुद भी बताया कि ये मेरा ख्याल है कि 50-60 साल की हिस्ट्री में शायद इस तरह की हालात पैदा नहीं हुए जो अब पैदा हो गए हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास $3 अरब के सिर्फ फॉरेन रिजर्व रह गए हैं। और मेरा ख्याल है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है कि 2 माह के बाद आपके पास ऑयल बिल देने की पेमेंट नहीं होगी, आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे जब, तो फिर ऑयल बिल कैसे आप देंगे? इंपोर्ट आपकी सारी बंद पड़ी है, आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो आपकी दुनिया से आ नहीं रही हैं। जो पाकिस्तान में इस वक्त एक ना सिर्फ आप समझ लें कि इसका कैद पड़ गया गंदम का और बाकी जिनास का, अद्वियात जो है जिंदगी बचाने वाली वो भी आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एलसीज बंद पड़ी हैं, इंडस्ट्री को बंद करने के लिए कह दिया जाए, और सारी जो इंडस्ट्री है इस वक्त बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने इज़्ज़ो अमान में रखे, हम दुआ गो हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने आज तक ऐसे कोई फैसले नहीं किए, ना इन्होंने मुस्तकबिल के लिए कोई फैसले किए, ना इन्होंने ऐसी दूर अंदेशी रखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमें अगर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए तो फिर हमने उस वक्त हमें इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। आप देखें, ये पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमें अब इम्पोर्ट करनी पड़ेगी गंदम हमें, क्योंकि हमने सारी ज़राअत को, सारी ज़रई ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटियों में और सीमेंट के जो है वो कब्रिस्तान बना दिए हैं। हमने ये ज़रई मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारे मुल्क में अब तो आप देखें कि ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है। लोग भूख और अफलास के बाद सड़कों पर आएंगे, और ये जो एलीट क्लास है, शराफिया है, जो गाड़ियों में बड़े बड़े फिर रहे होते हैं, इनको गाड़ियों से उतार कर जो है वो जो अपना भूख अफलास को दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसे सूरत हाल हो, हम दुआ गो हैं। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कि यहाँ पे ब्लड शेड होगा। ये दुरानी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद जैसा शहर जो बिल्कुल महफूज तस्वर किया जाता है, जहाँ डिप्लोमेट्स हैं, जहाँ बाहर की दुनिया रहती है ज़्यादातर, वहाँ यहाँ ये हो रहा है कि आज कोई हर रोज़ चोरियाँ हो रही हैं। हर रोज़ जिस आदमी के पास कभी किसी का पर्स छीना जाता है, मोबाइल छीने जाते हैं, और कोई अगर कैश लेके तो बैंक से निकलता है तो उसको गोली मार दी जाती है। ये कल ही एक 25 लाख रुपए की चोरी हो गई। और पुलिस वालों की हालत यह है कि कोई आदमी अगर पर्चा लेकर जाता है, कोई आदमी जाकर शिकायत करता है, तो पुलिस वाले उस पर्चा देने वाले यानी शिकायत करने वाले से भी रिश्वत लेते हैं, और उसके बाद उस पर कोई आगे एक्शन भी नहीं होता। तो ये इस वक्त कहत नहीं बल्कि बदअमनी और इस वक्त लॉलेसनेस का एक तूफान है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप क्या देख रहे हैं कि हमारी इस वक्त जो दो बड़े ग्रुप हैं इस वक्त, एक हिज़्ब इख्तिलाफ का है, एक हिज़्ब इक़्तिदार का है, आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह कल इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे कत्ल करने के लिए इस पर साजिश की जा रही है और उसमें जरदारी साहब शामिल है, तो इस हवाले से आपके पास क्या इनपुट है कि हम ये इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? क्या जानबूझकर इस मुल्क को दिवालिया और उसके बाद खत्म करना चाहते हैं? देखिए ना गदेई साहब की हमारी लीडरशिप ने भी जो है वो 3 माह के बाद आपकी क्या सिचुएशन होगी, हालात आपकी किस तरफ जा रहे हैं मुल्क में। ये जो शराफिया है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने तो अपने महलात जो है लंदन, यूरोप और अमेरिका में बना लिए हैं। गरीब लोग तो यहाँ पे मरने के लिए छोड़ जाएंगे, ये जहाजों में बैठेंगे। अपनी दौलत इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे डंप की हुई है, स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखी हुई है। इमरान खान साहब का जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ
कि उन्होंने पहले 3 जर्नलों के नाम दिए, उसके बाद अब जब उनका रोज बयानी यू टर्न लेता है, अब उन्होंने आसिफ जरदारी का नाम ले लिया, क्योंकि आसिफ जरदारी इस वक्त आपको लग रहा है कि वो नजर नहीं आ रहा कि वो एक पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आए हैं और एक जीरक सियासतदान के तौर पे सामने आए हैं। उन्होंने पंजाब में भी जो है वो अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर बनवा लिया, और KPK में भी अब आप देख लें कि इमरान खान से दोनों हुकूमतें चली गई, और सिर्फ इमरान खान की जिद और अना की वजह से। आप देखें कि सियासत में कभी जिद और अना नहीं चलती, आपको सियासत में नरम लचकदार रवैया रखना पड़ता है। इमरान खान को चौधरी परवेज लाई ने इतना समझाने की कोशिश की कि ये पंजाब हुकूमत हमारे हाथ से निकल गई तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वो इस बात पर शायद डटे रहे कि मैं कोई हीरो बन जाऊंगा आवाम की नजरों में। आपको पता है लोग तो उसके पास जाते हैं जहाँ पे उनका कोई पटवारी और जो है वो पुलिस का थाना कचहरी का काम आ लो, वो तो अब जो है ना निगरान हुकूमत के पास जाएंगे लोग। अब इनके पास तो कुछ नहीं आएगा, पहले उनके पास सिर्फ लोगों को, इनको MPs को MNAs को करोड़ों अरबों के फंड देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट से वो फंड दे सकते थे, तो अब वो भी उनके पास लालच नहीं रही, तो इसलिए इमरान खान साहब को। दुरानी साहब ये बताएं कि इस वक्त बांग्लादेश में बुलेट ट्रेन जो है उसका आगाज हो चुका है, उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाकर तो अपने लोगों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या उनका फैसला ये दुरुस्त था कि उन्होंने जो आज से 40-50 साल पहले अपनी आज़ादी हासिल करके तो आज बांग्लादेश को इक्तिसादी तौर पर और तामीराती तो दुनिया में देखें, इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो वो टॉप पर जा रहे हैं और वो अब इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने फिर बेहतर फैसला किया? और हम ये जो मगरबी पाकिस्तान वाले अब यहाँ जो आबाद हैं, हमारी लीडरशिप की मुकम्मल फेलियर की वजह से हमारे अवाम को आज ये हालात देखने पड़ रहे हैं। देखिए ना गद्दारी साहब, बांग्लादेश ने मजहब को सियासत से अलग किया। पहले तो आप ये देखें कि उन्होंने अपने यहाँ मजहब को ही सियासत से अलग कर दिया, उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी मुल्क को। हमें तो 71 की वार के बाद भी हमें समझना चाहिए था, हमारी लीडरशिप को ये चाहिए था कि हम भी ऐसी जो है पॉलिसीज बनाते जो जिस पर बांग्लादेश समेत बहुत सारे मुल्क जो है वो आज हमारे से आगे चले गए। आज हमें शर्म आती है कि GDP जो है बांग्लादेश की इंडिया से भी ज्यादा है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रही है, और अब पाकिस्तान के पासपोर्ट को जो है वो हकारत की निगाह से देखते हैं, जबकि बंगालियों के पासपोर्ट को सलूट दिया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और आप ये भी देखें कि आप उनको बुलेट ट्रेन की लाइन में लगा दिया गया, और हमें आज भी आटे की लाइन में लगना पड़ रहा है, और आज भी हमारी गरीब अवाम 50, 60 साल, 70 साल के बाद आटे के लिए जो है वो मर रहे हैं। आपको पता है कि कई वाकयात हुए कि आटा लेने के लिए दुरानी साहब यहीं रुकिएगा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो जरदारी साहब जिनको आप इंतहाई ज़ीरक सियासतदान कहते हैं, तो फिर इनकी भी हुक्मरानी रही है, और ये मुस्लिम लीग नून वाले जो आज PDM में शामिल हैं, तो फिर इनकी क्या अचीवमेंट है? ये ज़ीरक सियासतदान और नून लीग मिलकर तो इनकी अवाम के लिए किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये दिवालिया की तरफ ले जा रहे हैं ममलकत पाकिस्तान को, या आप देख रहे हैं कि हम बच पाएंगे और ये हम इस इक्तिसादी सूरत हाल जो है इससे निकल आएंगे? इसको किस तरह से देख रहे हैं? फिर क्या गुजारिश ये है कि जब आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बने तो ये जो CPEC का मंसूबा था ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने जब लाया तो CPEC पूरी दुनिया की नजरों में खटक रहा था, अमेरिका समेत वेस्ट ने आपको पता पाकिस्तान को कितनी कितनी ऑफर्स दी कि आपके CPEC को बंद करें, हम आपको जो है इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल कर देंगे, हम आपको फंड देते हैं। लेकिन जब हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है, पॉलिसी भी बदल जाती है। इमरान खान साहब आए, उन्होंने आज CPEC को बंद कर दिया। CPEC बंद होने से आपका जो चाइना जो हमसाया मुल्क है उसके साथ आपके रवाबित खराब हो गए, आपके ताल्लुकात खराब हो गए, उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो खत्म हो गया, और चाइना ने जो आपके यहाँ अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी थी वो डाइवर्ट कर दी। अब चाइना ने वही इन्वेस्टमेंट जो है ईरान के साथ एक साइन किया एग्रीमेंट। आप वो देखें, ईरान जो ऑलरेडी अमेरिकी पाबंदियों का शिकार है, पूरे वेस्ट की पाबंदियों का शिकार है, लेकिन चाइना उनसे नहीं डरा, उन्होंने उसके के साथ अरबों डॉलर का वही एग्रीमेंट कर लिया जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी थी। अब पाकिस्तान की हुकूमतों का ये आलम है कि अब वो हम ना अमेरिका के ब्लॉक में रहे, ना हम रशिया के ब्लॉक में रहे, ना हम चाइना के ब्लॉक में रहे, हम हवा में हो गए। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है,
और आप देखें ये सिर्फ 3-4 साल की पुरानी जो हुकूमतों के जो इमरान खान साहब की पॉलिसियां थी, उसकी वजह से ये हमें आज नताज भुगतना पड़ रहे हैं। आप देखें कि दुरानी इससे साहब, पहले ये तो जब नहीं हो सकता ना कि 3 साल उसकी दौरे हुकूमत की वजह से हम आज दिवालिया हो गए, और हम ये गुज़श्ता 30 सालों से मुस्लिम लीग नूर और पीपल्स पार्टी जो है दोनों मिलकर इन्होंने हुकूमत की है, और हमारे पास जो टोटल कौमी रिजर्व थे वो कभी भी 16 अरब से ऊपर नहीं जा सके, और आज 3 अरब पर पहुंचे हुए हैं। तो इनकी क्या अचीवमेंट है? फेलियर तो यानी अगर इज्तिमाई फेलियर जो है वो पीडीएम का है, आप उसको किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 साल हुकूमत जो है वो इमरान खान की, वो इन तमाम खराबियों की जिम्मेदार है? सर गुजारिश ये है कि तमाम खराबियां इस वजह से होती हैं कि आपने जब फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, जब आपने हुकूमतों के साथ डील करना होता है, फिर आप उसके असरात 3-4 सालों के बाद आते हैं आपके पास। आज से ही अगर पीडीएम को आप जिम्मेदार करेंगे तो पीडीएम तो 4 महीने से हुकूमत में, 6 महीने से, 6 माह में तो ये सूरत पैदा नहीं हुई है, ये फॉरेन रिजर्व हमारे खत्म हो गए। ये पिछले 3-4 साल का जो बैकलॉग था वो अचानक आ गया। आप देखिए ना, इससे पहले जो फॉरेन रिजर्व थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो उस वक्त 18 से 20 अरब डॉलर थे। वो तो ये छोड़ के गए, क्लेम करके, रिकॉर्ड पे होती है ये बातें, ये तो कोई जुबानी हो नहीं सकती। नहीं, आज जो है वो लेकिन इमरान खान साहब जब गए तो वो भी 16 अरब छोड़ के गए हैं ना जी। लेकिन सर फॉरेन रिजर्व वो छोड़ के जरूर गए होंगे, लेकिन उसके पीछे आप देखें गर्दिशी कर्जा कितना छोड़ के गए होंगे। आप उसके पीछे देखेंगे ये जो आईपीपीज को उन्होंने पेमेंट नहीं की, उन्होंने जो है ना आपके हाइडल सेक्टर को बंद कर दिया 4 साल में, ताकि सस्ती बिजली आना पैदा हो सके। उनके साथ ऐसे माफिया शामिल हो गए कि वो उनको ना तो विंड पे आने दे रहे थे, ना उनको जो है ना वो सोलर एनर्जी पे। अच्छा, ये बता दीजिएगा, चूंकि आप गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके बड़े करीब रहते हैं, अच्छा, उन्होंने अगर हाइडल प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे, उनकी खामियां, उनकी गलतियां, मौजूदा हुकूमत क्या हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को चलाने में सिंसियर हैं, और इनका जो मौजूदा सिटिंग सेक्रेटरी है वो हाइडल पावर को आगे पुश कर रहे हैं, आगे ले जाने में कोई कामयाब हुए हैं, या उनसे भी बदतर डिसीजन करके तो तमाम प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया है? देखें, इस वक्त जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं और जो पावर के मिनिस्टर हैं वफाकी, और जो उनके सेक्रेटरी हैं वफाकी सेक्रेटरी पावर, उनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से आप के जो प्राइवेट सेक्टर का हाइडल सेक्टर जो है वो बिल्कुल इस वक्त नुकसान का शिकार है। इस वक्त उसको जो है ना कोई फैसिलिटेट नहीं कर रही गवर्नमेंट पाकिस्तान। सिर्फ एक शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया जो सोलर एनर्जी के लिए कि उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर से कस्टम ड्यूटीज और ये सारी खत्म की फैसिलिटीज दी, लेकिन जो हाइडल सेक्टर है वो अभी भी नेग्लेक्टेड है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हाइडल सेक्टर में। तो इसके साथ मैं अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि अपने पावर डिवीजन की जो है वो क्लास लें, उनकी खबर लें कि वो पावर डिवीजन में क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो पैसे लेके सिर्फ इस वक्त पीडीएम की हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। और हम मजीद आगे चलते हैं, आज़ाद कश्मीर में फूड अथॉरिटी का क्या, उस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम मुर्तज़ा दुरानी साहब से जो इसकी मुल्क की सूरत हाल और इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल और कैद के हवाले से जो हमें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ और डॉलर का उड़ान इसी तरह से रहा और हमारा डॉलर का इनफ्लो कम रहा, हमारे जो फसल अनाज थे जो उस पर अगर इसी तरह से ये मसाइल रहे, तो हम यकीनन अल्लाह न करे, लेकिन बहरहाल हम कहत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा 23 करोड़ जो इंसान है ये क्या खाएंगे, ये कहाँ से इनके लिए अनाज मंगवा कर तो इनके पेट भरेंगे, ये एक लंबा प्रक्रिया है। और इसके लिए हमारी हुकूमतें और हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, हमारे लीडर जो है वो खामोश हैं, उन्हें इस तरफ सोचने की फुर्सत ही नहीं है। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के हवाले से, हिज़्ब इख्तलाफ वाले ये चाहते हैं कि हम कब इक़्तिदार में आ जाऊं, और इक़्तिदार वाले ये चाहते हैं कि हम कब अपने इस इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करके तो हम अपने इस इक़्तिदार पर और इस कुर्सियों पर हम बैठे रहें। तो नाज़रीन, हमारे साथ मुर्तज़ा दुरानी साहब, आज़ाद कश्मीर में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो है उन्होंने एक फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे
इसी अपने इस प्रोग्राम सदाए कश्मीर की तवासत से हमने कई एक प्रोग्राम किए कि आज़ाद कश्मीर जो है इस वक्त फूड के हवाले से या दवाइयों के हवाले से, जाली दवाइयाँ, फूड में मिलावट, एक मंडी बनी हुई है। और उस हवाले से उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर ग्रेड 19 को अपॉइंट किया एज ए डायरेक्टर जनरल, और उसको वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस अथॉरिटी को। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि क्या वज़ीर आज़म साहब पिछले 2 महीने से कोई मुतहर्रिक नहीं हो गए और इस वक्त को अच्छे डिसीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? इस हवाले से आपकी क्या इनपुट है जी? देखें गर्देश साहब, अमली तौर पर जो इक़दाम हैं वो उनका रिजल्ट नजर आना चाहिए। मुझे तो आज तक सिर्फ के ऐलानात नजर आए हैं। उनकी जो है ना, कल भी हमने गुफ्तगू सुनी, वो अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए, आपने सुना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस ब्यूरोक्रेसी को बताना चाहता हूँ, मैं कमजोर वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं जूतियां मारना भी जानता हूँ। तो आप देखेंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास ना तो टीम है, ना उनके पास विजन है। वो उनको जो भी कोई चिट पकड़ा देता है वो ऐलान कर देते हैं। आपने शायद देखा नहीं है कि उन्होंने अभी ब्यूरोक्रेसी में जो पोस्टिंग ट्रांसफर की, एक सेक्रेटरी की पोस्ट पे 2-2 ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया, और वो अब एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछ रहा है मेरा ऑफिस कहाँ पे और मेरा स्टाफ कौन सा और मैं कहाँ पे बैठूँ और वो कहाँ पे बैठे। तो आप देखें, इंतजामी तौर पर जब आप डिसीजन अच्छे करते हैं तो फिर गुड गवर्नेंस होती है। गुड गवर्नेंस का फुकदान इस वक्त आज़ाद कश्मीर में नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, और जिस तरह आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म साहब ऐलानात कर रहे हैं और अगर उन पर अमल दरामद शुरू हो गया तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगले 2 महीने के बाद हुकूमत के खजाने में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के जो है वो पैसे होंगे आज़ाद कश्मीर के अकाउंट में। तो इसलिए बामेहरबानी आज़ाद कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर। आपको मैं अभी बता देता हूँ, 5.6 बिलियन रुपीस का सिर्फ 5.5 अरब रुपए का इनको पूरे 1 साल अभी होने वाला है, 9 महीने गुजर गए। डेवलपमेंट का जो ये सेक्टर है निगलेक्टेड है। 28 अरब के डेवलपमेंट प्रोग्राम में से इस वक्त इनको 5 अरब 60 करोड़ पे सिर्फ सब रिलीज हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट की जानब से 28 अरब में से। और आखिरी जो हमारी छमाही शुरू हो जाएगी मार्च में, उसके बाद अगर आपके पास जायद अगर आपको वो 10 अरब तक रिलीज करते हैं तो इसका मतलब है 18 अरब रुपया जो है वो डेफिसिट होगा हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और इसके अलावा नॉन डेवलपमेंट तो हमारा 120 अरब रुपए है, वो कहाँ से पूरा किया जाएगा? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तब ही आएगा जब उधर अच्छी टीम होगी, प्राइम मिनिस्टर ठीक होंगे, प्राइम मिनिस्टर को चीज़ों का पता होगा, डिसीजन करने का पता होगा, उनको वो टाइम देंगे, अपने साथ अपने ऑफिस को टाइम देंगे। तो हम प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के मुखालफ नहीं है, हम तो सिर्फ गाए बगाए उनको ये बताते रहते हैं कि आप रियासती मामलात में, रियासत के मफादात में के लिए अच्छे फैसले करें ताकि ये आने वाली नस्लें हमारे भुगते ना। क्योंकि इससे पहले जो फैसले होते रहे, आपने देखा कि कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे 2 टीचर और 2 जो है वो स्टूडेंट होंगे और वहाँ पे पूरे स्कूल का पैराफिनेलिया बजट में होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। DHQ, BHQ आप सब डिवीजन जितने मर्जी बना लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक आप पूरा सिस्टम जो है इसके साथ रन ना करें। आपको जहाँ पे नीड बेस आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम देना वो दें, क्योंकि ये कौम का पैसा जो जाया हो रहा है। अभी देखें, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से जब फंड नहीं मिलेंगे तो आज़ाद कश्मीर में तरक्याती प्रोग्राम रुक जाएगा। और अभी आप 8 महीने का स्टेटस ले लें कि आज़ाद कश्मीर के तमाम डेवलपमेंट के प्रोग्राम रुके हुए हैं, सारे सेक्टर्स के प्रोग्राम रुके हुए हैं। उसकी वजह से फिर स्पेंडिंग भी जो इनकी रुकी हुई है, और आज़ाद कश्मीर के महकमे ठेकेदार सारे हाथों में हाथ रख के बैठ गए हैं। डॉलर की वजह से जो है जो इम्पोर्ट आइटम्स थी वो भी रुक की बैठी हुई है। तो आज़ाद कश्मीर में भी एक अजीब सा क्राइसिस आने वाला है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की वजह से हमें भी फेस करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर जो है वो कोई खुद मुख्तार रियासत नहीं है जिसके अपने वसाइल हों, हम तो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पाकिस्तान पे। अच्छा दुरानी साहब, देखिए ये बिल्कुल दुरानी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है डेवलपमेंट के हवाले से वो तो बिल्कुल वो कोई विजिबल ही नहीं है टोटली। वो लोग सारे जो ठेकेदार हैं या जो महकमे हैं वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं और बस यही ट्रांसफ़र और यही हम देख रहे हैं कि फ़लाँ एक्सीएन बदली हो गया, SC बदली हो गया, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फलां जगह चला गया, एक पोस्ट पर 2-2 सेक्रेटरी पोस्ट हो रहे हैं। मिसमैनेजमेंट का एक मैं समझता हूं कि इन 60-70 सालों में जो कुछ अब आज के दिनों में हम देख रहे हैं ये इंतहाई एक डरावना ख्वाब है। लेकिन बहरहाल
आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, कल ही जो इंडिया ने यूम जमहूरिया बनाया और उस हवाले से पूरी दुनिया में जो हमारे कश्मीरी लोग थे वो बाहर निकल आए और इंडिया की डेमोक्रेसी पर उन्होंने लानत मलामत की और बड़ी मजम्मतें की और बड़ा सब कुछ करा दे। आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो लीडरशिप है, ये जो हमारा बेस कैंप था, इस पर हमारी लीडरशिप ने आज तक 75 सालों में क्या किया? हम आज तक अगर अपनी बुनियादी वो जो लोगों तक एस्प्रो और डिस्प्रिन पहुंचाने में अगर नाकाम हो गए हैं, और हमारी तरफ दूसरी तरफ जो मकबूजा कश्मीर है उनकी सूरत हाल भी जरा आपके सामने है कि वो किस तरह इन जो वहां की हुकूमतें उन्होंने किस तरह अपने अवाम को लोगों को फैसिलिटेट किया। तो इस बारे में आपका क्या तजरिया है? गुरदेव साहब, जो आज़ाद कश्मीर है, बुनियादी तौर पर इसको बेस कैंप तो बनाया गया, लेकिन बेस कैंप जब बन नहीं सका, हमारी लीडरशिप ने इसको सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए कश्मीरियों की लाशों को जो है हमने बेचा। हमें दुनिया के सामने इन लाशों के नाम पर पैसे इकट्ठे किए और ये लाशें जो है वो हमें बरोज़ क़यामत भी जो हमें इनका हिसाब देना पड़ेगा। हमारी लीडरशिप ये समझती है कि शायद वो 5 साल हुकूमत करके या 10 साल हुकूमत करके वो चले जाएंगे। ये नहीं है, आपको यहाँ पे दुनिया में भी इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा और आखिरत में भी है, क्योंकि आपने उन कश्मीरियों को, बेगुनाह कश्मीरियों की 3 नस्लों को आपने कटवा दिया, उनकी गर्दनें कटवा दी। आज आप देखें वहाँ पे हर घर में जो है 2-2, 3-3 शहीद जो है उनकी वालदा मौजूद है, उनकी बेवाज मौजूद हैं। तो आपको कोई मतलब एहसास नहीं है, कोई आपके जहन में ये नहीं आता कि थोड़ा सा अगर आपकी फैमिली के साथ इस तरह हो, आप यहाँ पे बैठे महफूज घरों में, आपने सिर्फ उनके नाम पे पैसे खाए, डेवलपमेंट के नाम पे आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान से ब्लैकमेलिंग करके यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में वही डेवलपमेंट का पैसा अपनी जेब में डाला। ना डेवलपमेंट की, ना लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को सहूलतें मिली और ना ही मकबूजा कश्मीर के लोगों को इसके समरात मिले। आज मकबूजा कश्मीर के लोग जो है मेरे साथ जो राब्ते में, वो कहते हैं कि हमें ये ताना दिया जाता है कि किस पाकिस्तान के साथ आप जो है वो जाना चाह रहे हैं, जो आपका तो आप आपकी खैर खरीद भी नहीं पूछने गवारा करते ना। तो यहाँ से एक सिर्फ जो है मजम्मती बयान जारी हो जाता है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप रहे। नाजरीन, ये थे हमारे मुर्तज़ा दुरानी, एक सीनियर साफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं और उन्होंने आज के हालात को सामने रखते हुए आप तक अपना जो तजज़िया था वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। नाजरीन, हम अगर देखें हमारी जो जंग अखबार में आज वो पढ़ रहा था कि यानी आज से 70 साल पहले जो जंग अखबार में जो एक कैप्शन लिखा जाता था, सुर्खी जो होती थी, चीनी चोर को माफ़ नहीं किया जाएगा। उस वक्त भी वो चीनी चोर वो था आज से 70 साल पहले, और आज भी चीनी चोर का वही नारा है कि चीनी चोर को माफ़ नहीं किया जाएगा। इस पर हुकूमत ने, इस पर वज़ीर आज़म ने, हमारे वुज़रा ने सख्त नोटिस ले लिया है। उस वक्त भी 70 साल पहले भी नोटिस लिया जाता था, आज भी नोटिस लिया जा रहा है। उस नोटिस से आगे हम आज तक नहीं बढ़ सके। हमें नहीं पता, अवाम को नहीं पता कि इससे चीनी चोर, आटा चोर, ये जो बुनियादी चीज़ें जो हमारे जो ग़ज़ा की है, हमारे जो राशन की जो अनाज है, इस हवाले से जो चोरियाँ हुई हैं, इस हवाले से आज तक हमारी हुकूमतों ने क्या किया है, चोरों के साथ क्या किया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ क्या किया है। और इस वक्त जो हमारे भाई जो ताजर हैं, अगर हुकूमत 10 रुपये किसी चीज़ को महंगा करती है तो वो 30 रुपये महंगा कर लेते हैं। क्या उनको खौफ खुदा नहीं है कि उन्होंने भी कब्र में जाना है, मरना है, और इस अरबों रुपए या खरबों रुपए या करोड़ों रुपए के जो मुनाफा वो कमा रहे हैं, क्या इसको अपनी कब्रों में साथ लेके जाएंगे? क्या उनको ये एहसास नहीं कि मौत हम पर भी आएगी और कब्र का पेट हमने भी भरना है? हमारे हुक्मरानों को तो यकीनन नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को यकीनन नहीं है, लेकिन हम अवाम जो है, हमारे जो ताजर भाई हैं, हमारे साथ जो दुकानदार हैं, जो रेडी वाला है, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं या बड़े बड़े कारोबार करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि क्या आपको मरने का एहसास या खौफ नहीं है? और आप उस मुनासिब महंगाई जो है वो आवाम तक ट्रांसफ़र करें। ये क्या होता है कि आप अगर 100 रुपया बढ़ जाता है तो आपकी जानब से 300 रुपया बढ़ जाता है, और इस तरह से हम जो हमारे जो अवाम है इस वक्त वो भूख की तरफ जा रही है, कहत की तरफ बढ़ रही है। नाजरीन, इसी तरह से अब मैं आखिर में, हमारे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो बर्फ़ पड़ी है, जो बारिशें हुई हैं, इस वक्त पूरे पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ों से फुल है,
और गंगा चोटी जो है उसमें 6 फरवरी से एक वो जो गंगा चोटी फेस्टिवल के नाम से वहाँ की एक मकामी लेकिन बाहर बैरून मुल्क जो हमारे एक कश्मीरी नज़ात जो बंदे साहब हैं जो अमेरिका में मुकीम हैं और उनकी बड़ी कंपनी है बाग में, वो स्पॉन्सर करते हैं इस वक्त। उससे स्नो फेस्टिवल यानी वहाँ स्कीइंग के लिए वो टीमों को बुलाते हैं। यानी जो इससे पहले गलगित नल्तर और उन इलाकों में वो जो टीमें आती थी वहाँ हिस्सा लेती थी, अब वो बाग आज़ाद कश्मीर गंगा चोटी पे भी जाएंगे। इस प्रोग्राम की तवासत से मेरा ये मैसेज है उन तमाम लोगों को, उन तमाम टूरिस्ट को जो माउंटेनियर्स हैं, जो बर्फ़ में स्कीइंग करने के शौकीन हैं या उस गेम में हिस्सा लेते हैं या उसको देखना चाहते हैं, तो 6 फरवरी से उनका ये प्रोग्राम, ये फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म के हवाले से, टूरिस्ट के हवाले से, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर आज तक कुछ नहीं कर सकी। और हमारे वज़ीर आज़म ने एक प्रोग्राम बनाया था, एक फ़ौरन ये कहा था कि हम एक अथॉरिटी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन वो उनकी ख्वाहिशात की हद तक वो ऐलानात हवा में नज़र हो गए। अमली तौर पर आज तक उस पर कोई काम नहीं हो सका। अमली तौर पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं बन सका। अमली तौर पर हमारा जो बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक जो है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए, स्टेट बैंक से रिकग्नाइज करने के लिए आज तक अमली इक़दामात नहीं हो सके। तो ये सारी चीज़ें थी। क्या हमारे वज़ीर आज़म से हमारे अवाम ये पूछ सकते हैं कि क्या हम अपने बैंक को, आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को भी मनवाने के लिए यूनाइटेड नेशन से किसी करारदाद की ज़रूरत थी या फेडरल गवर्नमेंट से किसी करारदाद की ज़रूरत थी या फॉरेन अफेयर से किसी करारदाद की ज़रूरत थी? वो बैंक तो आपने खुद बनाना था, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो था वो बनाने थे और उसको आगे स्टेट बैंक तक ले जाना था। अरबों रुपया जो हमारे कश्मीरियों के पास बैरून मुल्क पड़ा हुआ है, वो आप इसी बैंक के थ्रू वो अपने पैसे रूट अप करते। लेकिन आज तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपने बैंक की इस्टेब्लिशमेंट के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सके, सिवाय अपने मंजूर नज़र दोस्तों को उसका वो जो बोर्ड ऑफ वो जो डायरेक्टर्स होता है उसमें डायरेक्टर नॉमिनेट कर लेना, यही सबसे बड़ी कोई कमाल हुआ। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से आज तक कोई बिजनेसमैन, कोई मतहर्रक आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बनाकर सामने नहीं ला सके कि वो वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से, वन विंडो जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सटेंड करा सकते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री जो थी जनरल हयात खान के दौर में या उसके बाद जो कुछ जो हमारे दीगर हुक्म थे आए उनके दौर में, बहुत मीरपुर में एक इंडस्ट्रीज़ का एक नया शहर आबाद हो चुका था। आज वो सारी 85% वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, खंडरात में तब्दील हो चुकी है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ तबाह हाल हैं, कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है। क्या हमारी गवर्नमेंट इस कदर बेगर्ज है कि उन्हें इन तमाम चीज़ों से गर्ज कोई नहीं है कि मैंने अपने लोगों को, अपने पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार कहाँ देना है, किस जगह एडजस्ट करना है? क्या सिर्फ एजुकेशन और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ये जो इंडस्ट्री बना दी है कि जहाँ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, नौकरियाँ दी जाएंगी और प्राइवेट इदारों को आगे फ्लरिश नहीं होने दिया जाएगा? ये जो टूरिज्म अथॉरिटी थी, मैं अपील करूंगा अपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि आज ही फ़ौरन अपने चंद साथी और हिज़्ब इख्तिलाफ से चंद लोग जो हैं लेकर एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी को टास्क दें कि वो आइंदा आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्तों में एक पॉलिसी बनाकर इस टूरिज्म के हवाले से वो असेंबली में पेश करें ताकि उस पर बहस हो और वो पॉलिसी बन जाए और उसके तहत पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, होटल्स में, मोटल्स में और बाकी चीज़ें जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट हो सके। लेकिन आज क्या हमारे वज़ीर आज़म इस बारे में कोई सोचना गवारा करेंगे या कोई ऐसी टीम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन कर सके, जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन कर सके, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन कर सके? इसी पर आज हम ख़त्म करते हैं। आइंदा हफ्ते फिर आपके सामने पेश होंगे। उस वक्त के लिए आप अपना और इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।